नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट डूइंग कंटिन्यू थिंकिंग। आज के टाइम में एयर पोल्यूशन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है और इंडिया में इसका हालत और भी खराब है। हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस जैसे आर्गन, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा मौजूद है। अब अगर कोई एडिशनल गैसेस और पार्टिकल्स जैसे कार्बन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, CFC, मीथेन, अमोनिया, स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा एयर में ऐड हो जाते हैं तो एयर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इसका मतलब एयर पोल्यूट हो रहा है और इसे ही हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन के बहुत सारे कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स हैं और एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के बहुत सारे वेज भी है। आज हम इस वीडियो में कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हम कॉमन पीपल और गवर्नमेंट एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयर पोल्यूशन के दो टाइप ऑफ कॉजेस होते हैं, नेचुरल कॉजेस, man-made causes. So let's start with natural causes. Number 1, forest fire. समर में वेदर बहुत ड्राई होता है। जंगल में इस ड्राई मौसम में सूखी लकड़ी, सूखे लीव्स और घास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल का काम करते हैं। अब अगर किसी तरह से आग का कोई स्पार्क आ जाता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये आग बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो जाता है और अनकंट्रोलेबल भी हो जाता है। इस फॉरेस्ट फायर से बहुत बड़े अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। कई बार नेचुरल रीजन से ये आग लग जाता है, जैसे लाइटनिंग, फ्रिक्शन बिटवीन वुड्स एक्सेट्रा। और कई बार हम ह्यूमंस के केयरलेसनेस की वजह से भी ये आग लग जाता है। कुछ लोग सिगरेट बट्स ऐसे ही फेंक के चले आते हैं, कुछ लोग कैंप फायर वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं। दुनिया के हर देशों में हम फॉरेस्ट फायर के बारे में सुनते आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने अमेज़न, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है। भारत में हर साल हिमालयन रीजन्स में फॉरेस्ट फायर के बारे में सुनते आ रहे हैं और लास्ट कुछ ईयर्स में हमने मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा में फॉरेस्ट फायर के बारे में बहुत सुना है। नंबर 2, वॉल्केनिक इरप्शंस। जब वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो लावा के साथ साथ कुछ हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसके साथ वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं विच कॉजेज एसिड रेन। USA, रशिया, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। हम इंडियंस के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जो कि अंडमान के बैरन आइलैंड में है और बाकी सारे वॉल्केनोस एक्टिव नहीं है। नंबर 3, डस्ट पार्टिकल्स। इंडिया और ऐसे ही कुछ एशियन कंट्रीज में रेनफॉल मेनली मिड जून से सितंबर एंड तक रहता है। इस मॉनसून सीजन में जो डस्ट पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होते हैं वो बारिश के साथ लैंड में मिल जाते हैं। इस मॉनसून सीजन में बहुत ग्रीनरी रहती है और ये न्यू प्लांट्स सॉइल को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन्स नहीं होता और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ मिक्स नहीं होता है। लेकिन इस मॉनसून सीजन के बाद नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स ऑलमोस्ट बारिश नहीं होता है। इस ड्राई सीजन में जो छोटे छोटे प्लांट्स और ग्रासेस होते हैं वो मर जाते हैं और इसीलिए सॉइल बहुत ड्राई और लूज हो जाता है और जब भी विंड ब्लो करता है तो ये डस्ट पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ में कोई पर्टिकुलर मॉनसून सीज़न नहीं होता है, वहाँ हर महीने में कभी भी बारिश हो सकता है, इसीलिए सॉइल बहुत वेट रहता है और इसी रीज़न से एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ऐड नहीं होता है। इसीलिए इंडिया बहुत डस्टी है एंड यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ में डस्ट बहुत कम है।
डेजर्ट में सैंडस्टॉर्म होने के वजह से नियरेस्ट एरियाज में बहुत डस्ट हो जाता है। 3 रीजंस को छोड़ के और भी कुछ नेचुरल रीजंस है, जैसे गैसेस रिलीज फ्रॉम द बॉडी प्रोसेस, पोलन डिस्पर्जन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एट्सेट्रा। बट ये सब हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है और हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। हम ह्यूमंस को इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट मैनमेड कॉजेज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, थर्मल पावर प्लांट्स। हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं मोस्टली वो थर्मल पावर प्लांट्स में जनरेट होता है। थर्मल पावर प्लांट्स में हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस करना पड़ता है और इस स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए कोल, ऑयल और भी ऐसे ही कुछ फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना पड़ता है। और फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से थर्मल पावर प्लांट्स से सल्फर डाइऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मर्क्यूरी, पर्टिकुलेट मैटर का रिलीज होता है जो कि एयर को बहुत पोल्यूट कर देता है। 2, एग्जॉस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल फैक्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, जहाँ से ह्यूज अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। माइनिंग लैंड के साथ साथ एयर को भी पोल्यूट करता है। जब कोल को अंडरग्राउंड से निकाला जाता है तब ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग जैसे कुछ प्रोसीड्यूर फॉलो किए जाते हैं जिससे मैसिव डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर और भी ऐसे हार्मफुल गैसेस जैसे मीथेन का रिलीज होता है। और ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न है। नंबर 3, एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स। ट्रांसपोर्टेशंस के लिए हम मोटरसाइकिल, बस, कार, ट्रेन, प्लेन यूज़ करते हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती है जो कि डायरेक्टली एयर पोल्यूट नहीं करता, बट ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल बर्न करना पड़ता है। मोटरसाइकिल, कार, बस एक्सेट्रा पेट्रोल और डीजल से चलती है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैस रिलीज होते हैं। एशियन कंट्रीज में कई जगह पर पेट्रोल और डीजल के साथ कुछ लो प्राइस फ्यूल को ऐड करके बेचा जाता है जिससे बहुत पोल्यूशन होता है। जो पुरानी कार्स है वो नए कार से भी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। व्हीकल से हो रहे पोल्यूशन अर्बन एरियाज में एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। नंबर 4, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। हमारे देश में एग्रीकल्चरल लैंड बहुत है। फार्मर्स अच्छे क्रॉप्स उगाने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड में यूरिया फर्टिलाइजर्स एंड काउ डंग और भी ऐसे नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिससे अमोनिया गैस रिलीज होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाता है और ये अमोनिया गैस बहुत ही हार्मफुल गैस है। नंबर 5, स्टबल बर्निंग। पहले फार्मर्स क्रॉप्स काटने के लिए अपने हाथ का ही यूज़ करते थे, बट अभी फार्मर्स ने मशीनों का यूज़ करना शुरू कर दिया है। मशीन जब क्रॉप्स काटते हैं तो 1 फुट छोड़ के काटते हैं। ये ज़मीन को पूरा साफ नहीं करता, तो स्टॉक का 1 फुट ज़मीन पर रह जाता है। फार्मर्स को नेक्स्ट सीजन में फार्मिंग फिर से शुरू करना पड़ता है, तो इसीलिए फार्मर्स अपना टाइम सेव करने के लिए बचे हुए स्टॉक को जला देते हैं और जो रिमेनिंग एशेस रहते हैं उनको वो एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं और उसमें न्यू क्रॉप्स ग्रो करते हैं। लास्ट कुछ ईयर्स में हमने सुना है कि पंजाब और हरियाणा में ये स्टबल बर्निंग बहुत कॉमन है और लोग ये भी कहते हैं कि इसी स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली की हवा में बहुत पोल्यूशन है। नंबर 6, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़। इंडिया में हम हमेशा देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज़ के टाइम पे रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता है।
ये कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज़ से बहुत डस्ट जनरेट होता है और ये डस्ट स्प्रेड ना हो, इसीलिए ग्रीन क्लॉथ का यूज़ करना चाहिए। एक बाउंड्री भी होना चाहिए ताकि वो वेस्ट बाउंड्री से बाहर ना जा सके। और काम खत्म होने के बाद रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को अच्छे से वो एरिया क्लीन करना चाहिए। लेकिन इंडिया में ये ठीक से नहीं होता है। एक कंस्ट्रक्शन का काम इंडिया में बहुत दिनों तक चलता है, उससे पूरा एरिया डस्टी हो जाता है और एक लंबे टाइम तक वो एरिया बहुत मेसी बन जाता है। लेकिन यूरोप और अमेरिकन जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। वो ठीक से और प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिससे डस्ट और वेस्ट बहुत कम जनरेट होता है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। नंबर 7, लैंडफिल एंड बर्निंग वेस्ट। इंडिया में हर छोटे या बड़े सिटीज़ के पास एक लैंडफिल एरिया होता है। लैंडफिल से बहुत ही हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस रिलीज होते हैं। उसमें सबसे डेंजरस है मीथेन। मीथेन खुद ही जल सकता है। जब भी इन लैंडफिल्स को जलाया जाता है तो मीथेन की वजह से ये लैंडफिल्स बहुत देर तक चलता रहता है। ये भी देखा है कि छोटे छोटे शहरों में जो रोड के साइड में जो डंप्स किए जाते हैं उसको रोड के साइड में ही जलाया जाता है और इसीलिए हम लोग का सांस लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। नंबर 8, फ्यूल वुड, बायोमास वेस्ट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। इंडिया में अभी भी कुछ लोग फ्यूल वुड, बायोमास वेस्ट कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप्स लिया था कि सभी लोग एलपीजी का ही यूज़ करें, लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर्स बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और इसीलिए कई रूरल एरियाज़ में अभी भी लोग कुकिंग के लिए ड्राई लीव्स, ड्राई वुड्स, वेस्ट एक्सेट्रा यूज़ कर रहे हैं। नंबर 9, पुअर नैरो डस्टी रोड्स और ओपन पेवमेंट। इंडिया में मैक्सिमम सिटीज़ और टाउन्स में रोड्स बहुत नैरो होते हैं और टूटे फूटे भी होते हैं। इन टूटे फूटे रोड्स में बहुत डस्ट जमा रहता है और रोड्स के साइड में अच्छे से फुटपाथ भी नहीं होता है, जहाँ हमें सिर्फ धूल ही देखने को मिलता है और ये प्रॉपरली क्लीन भी नहीं होता है। तो जब कोई गाड़ी रोड्स पे क्रॉस करती है तो वो डस्ट को उड़ा देती है, फिर नेक्स्ट गाड़ी जो आती है वो सेम डस्ट को उड़ा देते हैं। ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता ही जाता है और इसीलिए मैक्सिमम सिटीज़ और टाउन्स की हवा डस्टी बन जाता है। छोटे शहर और रूरल एरियाज़ में हालत और भी ख़राब है, वहाँ पर तो प्रॉपरली रोड्स भी नहीं हैं, तो जब भी गाड़ी क्रॉस करती है तो वह हवा को बहुत डस्टी बना देता है। नंबर 10, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर ट्रैफिक सिस्टम। इंडिया में मैक्सिमम रोड्स बहुत नैरो और कर्वी होते हैं और वहाँ पर तो पार्किंग एरिया भी नहीं होता है, इसीलिए कुछ लोग अपने व्हीकल्स को फुटपाथ पे ही पार्क कर देते हैं। इससे रोड ब्लॉक हो जाता है। कुछ हॉकर्स और शॉपकीपर्स भी रोड ब्लॉक कर देते हैं। मैक्सिमम लोग ट्रैफिक सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं और इंडिया का ट्रैफिक सिस्टम तो बहुत ही ख़राब है। तो इस ट्रैफिक सिस्टम की वजह से बहुत ट्रैफिक जैम हो जाता है और इस ट्रैफिक जैम में व्हीकल्स फंस जाते हैं, जिसलिए गाड़ी को रुक रुक के चलाना पड़ता है। जब भी व्हीकल्स रुक रुक के चलते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसे ही बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, विच इज़ मोर डेंजरस देन द नॉर्मल एमिशन फ्रॉम अ व्हीकल। नंबर 11, डिफॉरेस्टेशन। अच्छे इन्वायरमेंट के लिए जंगल और पेड़ एकमात्र होप है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत एरियाज़ में इलीगली पेड़ काटे जा रहे हैं। नंबर 12, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अपने कंट्रीज़ के प्रोटेक्शन के लिए सभी कंट्रीज़ अपने आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ हो रहा है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने के बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उससे बहुत रेडिएशंस निकलते हैं,
जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। सिमिलरली न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी रेडिएशंस निकलते हैं जो कि एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसमें ये रेडिएशंस होते हैं। नंबर 13, सिगरेट स्मोकिंग। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत है और स्मोकर्स के काउंट भी बहुत है। ये स्मोकर्स रोड के पास ही ओपन स्मोकिंग करते हैं जिससे एयर पोल्यूट होता है। कुछ स्मोकर्स तो ऐसे हैं जो कि सिगरेट को ठीक से डिस्पोज भी नहीं करते हैं, ऐसे ही रोड के पास फेंक देते हैं जिससे वो कुछ समय तक जलता रहता है और एयर को पोल्यूट करता है। नंबर 14, क्रैकर्स। क्रैकर्स फटाने से सिर्फ साउंड पोल्यूशन नहीं, एयर पोल्यूशन भी होता है। ये थे कुछ एयर पोल्यूशंस के मैनमेड कॉजेस। हो सकता है हमने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिया हो, सो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अब एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर इस एयर पोल्यूशन के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि हेडेक, ब्रोंकाइटिस, लंग्स प्रॉब्लम, एस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, विजन इश्यूज और इवन डेथ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन प्लांट्स, बैड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, डिक्रीज्ड ग्रोथ रेट, increased death rate, etc. Next, effect on atmosphere. Number 1, acid rain. फैक्ट्रीज से बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्लाउड्स में मिक्स हो जाते हैं तो बारिश बन जाता है। इस बारिश में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है और जिसे हम एसिड रेन कहते हैं, और ये बारिश वाइल्ड लाइफ, मरीन लाइफ और इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है। ताजमहल जैसे ही और भी मॉन्यूमेंट्स है जिनका कलर डिग्रेडेशन हो रहा है और उसका रीज़न है एसिड रेन। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। फॉसिल फ्यूल बर्न करने से और इंडस्ट्रीज से भी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एट्सेट्रा, जो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमें अर्थ के ऊपर स्लोली देखने को मिल रहा है और इसी से ग्लेशियर्स तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर बहुत डिस्ट्रक्टिव और लॉन्ग टर्म रहेगा। 3, ओजोन लेयर डिप्लीशन। व्हीकल्स और फैक्ट्रीज से जो ओजोन गैस निकलती है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, इसीलिए उसको बैड ओजोन कहा जाता है। लेकिन हमारे अर्थ सरफेस के 15 से 30 किलोमीटर ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है उसमें जो ओजोन गैस का लेयर पाया जाता है वो हमें एक्चुअली सन से आने वाले यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाने वाले ओजोन गैस के लेयर को हम गुड ओजोन कह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा गैस है जो कि इस ओजोन लेयर को हार्म कर रहा है। इससे ओजोन लेयर में होल हो रहे हैं और इसी होल से सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। इंडस्ट्रीज से भी CFC गैस निकलती है और हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है उससे भी CFC गैसेस रिलीज होते हैं। Number 4, smog. Smog is a mixture of smoke and fog in the air. जब व्हीकल्स या फैक्ट्रीज से स्मोक क्रिएट होता है तो वो फॉग के साथ मिक्स हो जाता है और स्मॉग क्रिएट करता है। बिग सिटीज़ में विंटर के टाइम में स्मॉग क्रिएट होता है। स्मॉग थोड़ा हेवी पोल्यूटेंट है, इसीलिए वो ग्राउंड लेवल पे ही ट्रैप हो जाता है। उसके ऊपर जो वार्म लेयर ऑफ एयर है वो उसको क्रॉस नहीं होने देता है, इसीलिए विंटर टाइम में बिग सिटीज़ में स्मॉग बहुत दिनों तक ट्रैप रह जाता है। ये थे एयर पोल्यूशन के कुछ कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स। देखिए,
इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिवाली में फटाए गए क्रैकर्स को ब्लेम करते हैं। कुछ लोग फार्मर्स को स्टबल बर्निंग के लिए भी ब्लेम करते हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ ब्लेम गेम ही खेल रहे हैं। कोई भी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक भी छोटा स्टेप्स नहीं ले रहा है। सोल्यूशन के बारे में तो सोचते भी नहीं हैं। जो लोग एसी रूम में बैठ के दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वो कैसे भूल जाते हैं कि उसी एसी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कितने सारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एयर पोल्यूशन के सोल्यूशन के बारे में कुछ आइडियाज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो हैव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू।